अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और पूरे पाकिस्तान को सुबह सवेर हम जो है वो जगा देते हैं और जगाने के बाद बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो कारआमद साबित हो जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो करने का दिल चाहता है। एग्जैक्टली बल्कि आजकल मैं देख रही हूँ कि ऑफिस आते हुए इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, इतना ज़्यादा मुश्किलात होती है, ऐसा लगता है कि सारा शहर निकल गया एक ही टाइम पर। और आपको भी मैंने देखा है कुछ दिनों से थोड़ा सा आने जाने के वक्त में आपके टाइमिंग्स में डिफरेंस आ गया। देखिए, आपने ये बात ऑन एयर बोल दी, अब सबको पता चल जाएगा। मालकान भी बोलेंगे कि अब आपकी जो है ना वो सैलरी कटेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी का नया आगाज़ हुआ है इस वजह से लेट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और हो ये रहा है कि स्कूल की टाइमिंग्स 9 बजे कर दी गई हैं बच्चों की, और ऑफिस टाइमिंग भी 9 बजे जो है वो पहुंचना होता है, चेक इन करना होता है उन्हें। पहले स्कूल की टाइमिंग्स आप देखते थे कि 8 बजे हुआ करती थी, तो वैन्स होती हैं, जो रिक्शाज होते हैं, या फिर जिस तरह से कन्वेंस जो तरीक़ेकार होता है उस तरीक़ेकार को अगर बच्चे निकलते थे 7 बजे 7:30 बजे तो वो 8 बजे तक उनको पहुंचना होता था। अब ऑफिस के जो लोग होते हैं, जो ऑफिस गोइंग है, वो निकलते थे 8 बजे के बाद, तो 9 बजे तक वो हार्डली पहुंच जाया करते थे। सही बात है। अब हुआ ये है कि 2 मसले आ चुके हैं। पहला मसला कि जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑफिस जाया करते थे वो शदीद परेशान है कि अब वो 9 बजे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, इतना जल्दी भी नहीं छोड़ सकते कि 1 घंटा पहले छोड़ दें। और दूसरा, फिर अपने ऑफिस जाते हुए वो लेट हो जाते थे, उनका लेट इन जो है वो चेक इन होता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी कट रही है। दूसरा मसला ये आया है, सबसे बड़ा मसला, जो शायद इन फैसला करने वालों के दिमाग में नहीं आई। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों को बिठाते, कुछ साइकोलॉजिस्ट को बिठाते, कुछ जो इस वक्त ह्यूमन एक नेचर को समझने वाले लोग हैं, या फिर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने वाले लोग हैं, उनको बिठाते, तो शायद वो ये कहते कि भाई अब दूसरा मसला जो खड़ा हुआ है, अब वो ये मसला हो गया है कि सड़कों के ऊपर वैन्स भी नजर आ रही हैं, बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, और ऑफिस गोइंग जो लोग हैं वो भी अपने कन्वेंस के जिस तरह से जाते हैं गाड़ियों में, बसेस में, रक्शों में, मोटरसाइकिल के ऊपर, उनका भी रश नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अगर सड़क टूटी हुई है तो 15 मिनट लेट होते थे, अब ये ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया है, अब ये तकरीबन 30 मिनट। अच्छा, हुकूमत ने तो आसानी करने की कोशिश की कि किसी तरह बच्चों को रिलीफ मिल जाए, ज़्यादा ठंड में ना निकलें, लेकिन उनको इस चीज़ का भी साथ में एहसास रखना चाहिए। ठीक है, वो आप एक बहुत अच्छा कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स को भी साथ में बिठाएं अपने, जो आपको ये लॉजिकल रीजंस भी तो साथ में दें कि भाई ऑफिस गोइंग जो हजरात होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, वो पहले अपने बच्चों को छोड़ देते हैं 8 बजे तक। अगर बच्चों का स्कूल है वो बच्चों को छोड़कर उसके बाद 9 बजे अपने वर्क पे चले जाते हैं। अब दोनों का साथ में क्लैश हो रहा है, तो उसकी वजह से दोनों ही लेट हो रहे हैं। ये कौन सी ठंड है जो आधे घंटे पहले अगर होगी तो बच्चा कुल्फी की तरह जम जाएगा, और अगर आधे घंटे बाद होगी तो वो आपने पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म देखी थी ना, जादू, तो वो धूप मांगता था, तो वो धूप लगेगी तो फिर अकड़ के जो है वो सीधे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आधे घंटे पहले हो या आधे घंटे बाद हो, ठंड उतनी ही। आज मैंने देखा कि ज़्यादा धुंध थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसला कैसे किया गया, किसने किया, और इस फैसले को रोल बैक कैसे करेंगे जब सर्दियां खत्म हो जाएंगी। तो 1-1.5 महीने की तकलीफ है। मतलब मेरे ख्याल में ये चीज़ अगर मुक़्तदर आला तक के ये बात पहुंच रही हो तो उस पर फौरी एक्शन लेके वापस से टाइमिंग सही कर दी जाए, ताकि बच्चे भी सुकून से स्कूल पहुंच सके और फिर वालिदैन अपने ऑफिस में लेट ना हो। अच्छा, उन ऑफिस का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। जो लोग कम्यूट करते हैं बसेस से, रक्शों से, या अपनी प्राइवेट कन्वेंस से, हम ये देखते हैं कि 9 बजे अगर चेक इन है ना तो उनकी सैलरी कटती है, तो उन्होंने 10-10, 15-15 मिनट की एडजस्टमेंट दी है। तो उन ऑफिसेस को मैं कहता हूँ कि आप में एटलीस्ट इंसानियत है, और आप लोग काबिल तारीफ भी हैं, काबिल तहसीन भी हैं। और इस तरह के फैसले अगर हुकूमत के अंदर फैसले नाअहली के तनाजुर में हो रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आप लोग समझदारी के फैसले। ये बात तो बहुत अच्छी है कि जो भी प्राइवेट इदारे इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि अगर उनको पता है कि ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है, क्यों वालिदैन लेट हो रहे हैं अपने वर्क पर आने के लिए, तो उसके लिए अगर उन्होंने थोड़ा सा आगे टाइम कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ वालिदैन ही लेट नहीं हो रहे, फ्यूचर में बनने वाले वालिदैन भी लेट हो रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी लेट हो रहे हैं। भाई उनका भी आप ख्याल करें, उनका भी सोचें आप। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन खबरों से पहले
अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और अच्छी बातें आपको पता है कि हमारी जो डॉक्टर मिस अफशीन कुरैशी है वही बताती हैं। अच्छा। आपके पास स्कॉलरशिप वगैरह पीएचडी वगैरह है आपके फिलॉसफी के अंदर? अच्छी बात रोजाना मतलब 365 दिन अच्छी बात करती है, वो भी पिछली बात से रिपीट नहीं होती वो। बस ये सब इरमबाजी का कमाल है। अरे वाह 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 वाह। तो आपको पीएचडी कराने के पीछे जो हाथ है वो इरमबाजी है। हाँ बिल्कुल, वही मेरी कंटेंट टीचर है। और अगर आज हम अच्छी बात की बात करें तो आज जो मेरे पास अच्छी बात मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, खुद एतमादी, वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यकीन करें, जब हमें अपने ऊपर यकीन होता है तो हम मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारते, और ख़ुद एतमादी हमें अपने फ़ैसलों पर भरोसा करने की ताकत देती है और अपने ख्वाबों के पीछे चलने की हिम्मत देती है। ज़ाहिर है ये हमें सिखाती है कि जो नाकामी है वो कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक सबक है जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। जो शख्स खुद पर यकीन रखता है वो दूसरों के राय से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ सुनता है और अपने रास्ते पर साबित कदम रहता है। तो जो खुद एतमादी है वो इंसान को अपने आप को पहचानने और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। वेरी गुड। अच्छा, इस रोशनी की जो आपने बात की ना अफशीन, बड़ा अच्छा आज आपने पैगाम दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मुझे ये लगता है कि ये वो रोशनी होती है जो अंधेरों में भी ना हमें रास्ता दिखाती है। मतलब एटलीस्ट आपके पास इतनी रोशनी होती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको पता होता है कि आइदर आपको इधर जाना है या आपको उधर जाना है, और हमें हर चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल बना देती है। समटाइम्स ज़िंदगी में इतने ज़्यादा जो है ना वो लेमन्स आते हैं, इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड एंड ड्रिंक इट। तो वो जो मिसाल आपने सुनी है ना, वो इसी तरह है कि ये सारी चीज़ें, ताकत जो आती है ना खुद एतमादी से, इंसान की शख्सियत का वो पिलर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं पर्सनली ये चीज़ को फील कर रहा हूँ, और आप लोग ज़रा अपने आप से रिलेट करें ना कि जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिस पर एतमाद, हौसला, कामयाबी, इन तमाम चीज़ें की जो बुनियाद है ना वो इस पिलर के ऊपर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने अंदर अगर एतमाद पैदा करें ना, अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, तो कोई भी मंजिल मुझे तो नहीं लगता कि दूर हो। सही बात है। और यही जो खुद एतमादी होता है ना, ये ना सिर्फ हमें मजबूत बनाती है बल्कि हमारी ज़िंदगी को और हमारे आगे हमें चलने की हिम्मत देती है, एक मुस्बत रास्ता देती है। तो खुद एतमादी जो है अपनी शख्सियत में आप लाइए और कामयाब हो जाइए, क्योंकि जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो ताकत है जो आपको अज़म, हिम्मत और हौसला देती है। ठीक है। बहरहाल सुबह सवेरे नाश्ते की भी बड़ी अहमियत होती है। आप ये बताएं, आप सुबह सवेरे नाश्ता करके आती हैं? हाँ, अगर मैं जैसे नाश्ता नहीं करूँ तो फिर वो मुझे यहाँ पर आके मतलब वो कुछ ऐसे ऑयली पराठे खाने पड़ते हैं कि जो फिर मेरी डाइट खराब होती है। फुल डाइट कॉन्शियस चल रही हैं। मैं अपने 2026 की रेजोल्यूशन, ब्रेड और एग पर ही गुजारा करने वाली हूँ। तो आपके तो सारे पैसे बच जाते होंगे अब जो हलवा पूरी और वो निहारी और भज्जे के पाए। नहीं मैं ये अवॉइड करती हूँ। वाह भैया। अच्छा, हमारे जो पैनल कंट्रोल रूम है ना, इनकी एक आदत है, ये तगड़ा नाश्ता करते हैं, और मुझे ना मुझे इतना जलाते हैं, हाँ मुझे इतना जलाते हैं कि मतलब 10 मिनट पहले जब हम मॉर्निंग शो से पहले अपने पैनल कंट्रोल रूम जाते हैं तो मैं देखता हूँ इतनी खुशबू उठ रही होती है, कभी हलवे की, कभी वो चने के सालन की, कभी वो ग्रेवी की, कभी वो हलवा पूरी की, कभी पाए आ रहे होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जालिम किस्म के, 10 मिनट पहले जो है ना वो ये खुशबुएं जो है वो पीसीआर से निकल कर आती हैं, तो मुझे अभी भी वो जो है वो आ रही है खुशबुएं। अच्छा। तो बहरहाल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खबरों की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो। आपको भी बताएं कि दिन भर क्या होता रहा, मुल्क में क्या सूरत हाल थी, मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी, उन तमाम चीज़ों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी बताएं कि जो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी हैं और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमा पाकिस्तान कतर के दरमियान दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उनकी मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और बरादराना जो रिलेशंस हैं, ब्रदरली रिलेशंस को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का इरादा किया है और गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। मशरिक़ वस्ता की, मिडिल ईस्ट की बात की है, ज़ाहिर है जो ईरान अमेरिका की जो पेश की वॉर की बात है उस पर भी गुफ्तगू हुई होगी। वज़ीर आज़म ने ख़िते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा और सफ़ारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर के बामायनी कोशिशों का एतराफ़ किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन्होंने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना पॉजिटिव जो रोल है वो अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। अच्छा, कतर की ये जो पर्सनालिटी है ना, ये कोई 7.5 फीट या 7 फीट की पर्सनालिटी है। ये बड़ी इनकी तवील क़द क़ामत इनकी है और इतने ही बुर्दबार हैं जितनी इनकी पर्सनालिटी नज़र आती है। अब इन्होंने अगर ये कहा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल
शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अगर कहा है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ होने जा रहा है, कुछ रवाबित करीबी होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता दे देंगे एक दूसरे को, लेकिन रिश्ता जो है वो मजीद गहरा हो जाएगा इकोनॉमिक हवाले से, मिलिटरीली हवाले से। और ये जो दुनिया के अंदर इस वक्त ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका, रशिया, चाइना एक तरह से समझें कि ये अमेरिका और इसराइल अब अपने पावर और एक्सपेंशन पॉलिसी पर अमल पैरा करने के लिए बिल्कुल एक वो जो हाथी नहीं होता उसकी तरह से वो बढ़ रहा है। तो अब जितने भी ममालिक है ना, वो सब आपस में अपने ताल्लुकात को एक नए सिरे से रिवाइव करना चाह रहे हैं कि किसी तरह सब मिलकर स्ट्रेंथन हो जाएं ताकि अमेरिका उन पर हमला ना करे। तो कतर है वो पाकिस्तान के पास आ रहा है, जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि अभी हालिया पाकिस्तान ने जो इंडिया से जंग जीती है तो उसमें पाकिस्तान ने ये क्रेडिट ले लिया कि हाँ भाई वो जंग जीतने की सलाहियत। कल मैं खबर सुन रहा था, ये जो हमारे F-16 है थंडर, और इसके कुछ अच्छे खासे ऑर्डर आ गए पाकिस्तान को। अगर ये खबर दुरुस्त है तो भाई क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब को। पिछली से पिछली दिहाई का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त भी कामयाब होता है, अभी भी कामयाब। अगर ये खबर झूठ है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जंग जीत चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आगे बढ़ें और एक और टॉप स्टोरी शामिल करें। और आप लोगों के लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा कि हुकूमत ने नए करेंसी नोट मुतारिफ करने का फैसला कर लिया है। 100, 500, 1000, 5000 ये तमाम जो नए नोट हैं उनके डिज़ाइन के नोट मुतारिफ करा दिए जाएंगे। और वज़ीर आज़म अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि फ्री में नहीं बटेंगे। अच्छा, मतलब ये उसी तरह आएंगे जैसे कि आप कमाते हैं पैसे, तो ये वैसे आएंगे। हुकूमत ने बांटने का तो ऐलान नहीं किया ना कहीं, मतलब ये कि नए डिजाइन के नोट निकालेंगे। ये इस वजह से होता है, ये जो सिक्योरिटी थ्रेड्स होती हैं, लोग अपने पास जखीरा करने लगते हैं। जैसा कोई मासूम हो वही समझ ले कि हुकूमत ने ये नोट देने का ऐलान कर लिया, मैं तो पहुंच जाऊंगा हुकूमत पाकिस्तान के दफ्तर। दूसरी चीज ये कि काले धन वालों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, जिन्होंने ये धन छुपा के रखा हुआ है, तो ये सारे नोट अब बेकार हो जाएंगे। अब ये निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये। और ऐसा भी होता है कि ये बड़ी बड़ी रकूम को सस्ते दामों बेचा जाता है, आपको पता है बात? अच्छा। नोट बिकते हैं बाकायदा, कभी किलो के हिसाब से बिकते हैं, कभी टन के हिसाब से बिकते हैं, कभी जो है वो सिर्फ नोट की वैल्यू के हिसाब से। 5000 का नोट है, आप 3000 में ले लें, आप 2000 में ले लें, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। यस। अच्छा, तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनकी ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जारी होने वाली ये बैंक नोट जो हैं उनके नए डिज़ाइन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास को बताया कि करेंसी नोटों को जदीद तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है और नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। और वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर व के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। बिल्कुल, इसका एलामिया भी जारी हो चुका है। लेट्स सी कि अब इसके डिज़ाइंस क्या होते हैं, क्योंकि जब आप लोग तो खैर जो अब इस वक्त जेनजी देख रही है उनको नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ, बस डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर ना आ जाए, ज़माने कदीमी की बातें बताता हूँ मैं। इतना बड़ा होता है 1000 रुपए का नोट, और 500 रुपए का नोट इतना होता था। अच्छा। और इतना ही 100 रुपए का नोट होता था, और 50 रुपए का नोट भी इतना ही होता था। और फिर उसके बाद आया 1 रुपए का नोट इतना होता था, और 2 रुपए का नोट भी इतना ही होता था। ये भी दौर आपके भाई ने देखा है। और उसके बाद फिर वो 10 रुपए के और 20 रुपए के छोटे छोटे मुन्ने से नोट आए, और फिर उसके बाद 10, 20, 50, 100, 1000, 5000। सिर्फ 5000 का नोट थोड़ा बड़ा रह गया, बाकी सारे नोट बिल्कुल छोटे करती हैं। तो अब देखना ये कि नया डिज़ाइन क्या होता है, उसकी उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर कौन कौन सी इमारतें होंगी, आसार कदीमा होंगे, या कौन से हेरिटेज बिल्डिंग्स होंगी, या कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ की तस्वीर होंगी। हाँ, ये देखना होगा कि नए डिज़ाइन पे क्या कहीं मरीम नवाज की तो तस्वीर नहीं होगी। चले देख सकते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, आगे बढ़े और नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करें। FIA हुकाम के मुताबिक ईरान में कशीदा सूरत हाल के बायस सरहदी पोस्ट के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। हुकाम का कहना है कि ताज़ा मरहले में 11 तलबा, 33 ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए हैं। और FIA के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जा चुका है। तो बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है ईरान में, जिसकी वजह से ये। अच्छा, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कल मैं अपडेट पढ़ा था, ईरान के अंदर वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होना शुरू हो गए हैं, सेटल डाउन। लेकिन ये कि अमेरिका और इसराइल उनको हवा देने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। और वो प्रोटेस्ट मैंने कल पूरा उसको वॉच आउट करा था, वो प्रोटेस्ट या तो बंद हो गए, या बहुत सी जगहों पर, बहुत से सूबों में बहुत हद
बहुत कम हो गया, मतलब तकरीबन ना होने के बराबर रह चुके हैं। बल्कि एक और खबर मैंने पढ़ी कि जिसमें फांसी देने की बात की जा रही थी वहां पर, लेकिन वहीं वो जो अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यस। अच्छा, दूसरी चीज़, इस वक्त हमने ये देखा कि रज़ा पहलवी एक ऐसी शख्सियत है जो निकल कर सामने आई, और शायद वो जो इजरायली बेस्ड एजेंडा था या जो दीगर ममालिक उसमें शामिल थे, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं उनकी जानिब से हवा दी गई। उन्होंने कहा मैं लोगों के साथ खड़ा हूँगा। ये लेकिन कौन लोग थे जो मसाजिद के अंदर, जो वहाँ के जो इबादत गाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं, उनकी तरफ भी बताया गया है कि वो पकड़ धकड़ हुई, और वो इंडियन बेस्ड है या इजराइल बेस्ड है, जर्मन बेस्ड है, ये कुछ नाम लिए गए ममालिक के। वही बात है ना कि ऐसी सूरत हाल में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं, वो मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं ताकि जो है ना हुकूमत और अवाम के दरमियान एक चपकलिश पैदा हो जाए, और वो अवाम समझे हमारी हुकूमत ऐसा करिए, हुकूमत समझे हमारी अवाम ऐसा करिए, और फिर उनमें उनके दरमियान। जबकि 30 साल उठा के देखें आप, या 40 साल का अर्सा उठा के देखें, कभी भी ईरान में कभी भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, जबकि उनका पूरा एक सूबा है जहाँ पर यहूदियों की सबसे बड़ी तादाद है। हो सकता था झगड़े फसाद हो सकते थे, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। हमेशा पुरअमन तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया, स्लो डाउन किया गया, और जो मसले हुआ करते थे उनको फाइंड आउट करके सॉल्व किया जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा था हिस्ट्री के अंदर कि ये इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बार बार कह रहा था कि हमारी नज़र है, हमारी नज़र है, हम इंटरवीन करेंगे, हम लोगों के लिए खड़े होंगे। इन्होंने क्राइसिस पैदा करके ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि वहाँ पर मज़ीद कोई मसला हो। बिल्कुल ऐसे। और अमेरिका की जब बात करी ना, तो अमेरिका का भी बयान सामने ले आते हैं, और अमेरिका का जो इस वक्त इंटरेस्ट है ख़ासतौर पर ईरान पे, तो बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमेरिका के जो एक्सपेक्टेड हमला है ना, उससे मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा किया है। हम आपको बता देते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने मगरबी फ़ौजी हुक्काम के हवाले से दावा किया कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि गैर मुतवक्कपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है, जबकि बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले मुल्क से जो है वो बाहर निकाल लिए हैं। जबकि ईरान से जो बरतानवी सफ़ीर हैं उनको भी वापस बुला लिया गया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका चंद रोज़ में ईरान पर हमला कर सकता है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने और तशद्दुद के वाक़यात पर ईरान को सख्त नताइज भुगतने की धमकी दी है। जबकि अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र स्पेन, पोलैंड, इटली, भारत समेत दीगर ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत की है। और जो मशरिक़ वस्ता है उसमें अमरीकी एयर बेसिस से अमरीकी फ़ौजियों का इनकलाब भी शुरू हो गया है। ईरान भी ख़बरदार कर चुका है कि अमरीका ने हमला किया तो ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि ईरान खामोशी से बैठ जाएगा और अमरीका को हमला करने का देगा। इस वक्त जो ईरान में इंस्टेबिलिटी है ना, उसकी एक बड़ी वजह साइबर वॉर भी है, क्योंकि अमरीका और इसराइल हर तरह से ईरान को घेरे हुए है। ना सिर्फ वहाँ पर इंटरनल क्राइसिस के वो हवा दे रहा है, बल्कि साइबर वॉर के ज़रिए भी ना वो ऐसी इस तरह की अफवाहें फैला रहा है कि लोगों में इंस्टिगेशन हो और लोग फिर इश्तियाल अंगेज़ी पर उतर आएँ और मज़ीद हालात ख़राब हो, जैसे फांसी की खबर हो गई और दूसरी और अफवाहें फैलाने की। सुप्रीम लीडर के मुल्क छोड़ने की एक अफवाह हो गई कि भाई लोग कमज़ोर पड़ जाएं। इसी तरह खबर ऐसा जो इदारा है उससे गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी एहलकार का कहना था कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की समेत खित्ते के ममालिक को बता दिया कि अमेरिका ने हमला किया तो उन ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे भी जवाबी हमले की जद में आ जाएंगे। और दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3। ये पहले भी एनालिस्ट कह चुके हैं कि ये कुछ छोटी मोटी जंग नहीं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो जाएं, मुल्क ममालिक, एटमी ममालिक इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, अमेरिका को सोचना चाहिए इस दौर में, इस डिजिटल एरा में आकर, अगर अभी भी वो इस तरह की कोई ज़मीनी हमले करने जा रहा है तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर है ईरान भी तो कोई हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा हुआ ना, वो भी तो लोग दुनिया इस वक्त ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना उससे डरे बैठे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान की इस वक्त कंडीशन तो है वीक, क्योंकि सैंक्शंस उस पर हैं, उस पर हर तरह के मतलब टैरिफ बढ़ाने का कह दिया कि जो भी ट्रेड करेगा ईरान से 25% टैरिफ। सैंक्शंस उस पर ऑलरेडी हैं, करेंसी तो उसकी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है।
तो वहाँ पर जो इंटरनल क्राइसिस हैं वो तो जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब ईरान इस चीज़ को किस तरह से टैकल करता है, उसके बावजूद भी अमेरिका और इसराइल को इतना नहीं जवाब मिल सकता कि वो फ़ौरन जाके हमला कर दे। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसा आप बता रही थी ना कि जो ईरानी वजीर खारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने तो तरदीद कर दी सरासर इस बात की कि मुजाहिरीन को फांसी देने की जो खबर है उसको मुस्तरद किया है, सरासर मुस्तरद किया। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वजीर खारजा ने वाज़े किया कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं है, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वजीर खारजा ने कह दिया कि ईरान में मुआशी मुश्किलात के खिलाफ 10 दिन तक पुरअमन एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद 3 दिन तक तशद्दुद हुआ जो उनके बकौल इजराइल की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया। जबकि इराक़ची साहब ने यह भी दावा किया कि मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ किया जा रहा था, क्योंकि अपने लोग मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई, दाइश तर्ज के वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई हैं, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया है। तो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि अब सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है और मुल्क में अमन बहाल हो चुका है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फांसियों का कोई मंसूबा नहीं है। तो जब इस तरह की खबरों को हवा दी जाएगी तो डेफिनेटली अवाम में कियोस तो पैदा होगा, फिर लोग सड़कों पर भी आएंगे। वैसे ही उनकी करेंसी का डाउनफॉल चल रहा है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये अब मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े ममालिक जो ऑयल रिजर्व्स रखते हैं वो कूद चुके हैं मार्केट के अंदर। सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, उसने अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। और इससे अमेरिकी मईशत को शदीद नुकसान भी पहुंचेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ना ये बात सामने आई कि सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एग्जैक्टली। और ये बात अमेरिका को समझ भी आ जाएगी, जहां पर उसकी इंटरेस्ट की बात आएगी ना, ऑयल की और इस मार्केट की, तो तब जाके शायद अमेरिका इस चीज़ को समझ जाए। अब आप यहाँ थपकी दें। आपको याद है कि परसों के रोज़ मैंने ये कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है। ऐसा जैसा लग रहा है ना कि 2026 के आगाज में एक साहब उठते हैं और इधर हमला कर दिया, सदर उठा लिया, उधर हमला कर दिया, उधर जो है वो इंटरवीन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। एक्शन का रिएक्शन बड़ा मजबूत आएगा। मैंने आपको बताया था कि पीस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान, उसमें दूसरे मरहले में तुर्किया भी शामिल होने जा रहा है। और तीसरे जो फेजेस के अंदर आप ये देखेंगे कि ईरान ने ख्वाहिश का इजहार किया इस पीस पैक्ट में आने का, और वो आएगा। और अगर ईरान आ गया फिर तो ईरान प्रोटेक्शन फील्ड, उसको शील्ड मिल गई ईरान को, और फिर अमेरिका कुछ नहीं करने जा रहा। लेकिन फिर अमेरिका इसको होने भी तो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो उससे मजबूत कोई भी मुल्क हो। और कोई ईरान जैसे ही इस पीस पैक्ट में आएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अमेरिका या तो हमला करेगा सऊदी अरब पर, या रिजीम चेंज की बातें जो है वो बाज मुंह से जो है वो सुनाई देंगी सऊदी अरब के अंदर। फिर MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, इनकी सीट को एक बड़ा खतरा होगा। और कुछ जो आसमानी सहीफे हैं, जो कुछ बातें हैं, वो भी ये बताती हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक बड़े जो शख्सियत हैं, एक बड़े शेख, उनका कत्ल होगा। और उसके बाद पूरी दुनिया का एक ऑर्डर चेंज होगा अस्फहान से। और एक और जगह है, मैं उसका नाम भूल गया, अफगानिस्तान के, और खुरासान से कुछ लोग निकलेंगे और सऊदीया का जो है वो जाकर वहां तक जाएंगे, उस पूरे बेल्ट को चीरते हुए जाएंगे। और इस पूरे बेल्ट के ऊपर अमेरिकन या फिर इजरायली जो टेरिटरीज हैं वो बना दी जाएंगी। दिस इज गोना बी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन इसके साथ साथ वो चीज़ें आप देखें आपको होती नजर आएंगी कि ईरान और सऊदीया तारीख में सबसे ज़्यादा करीब आपको इस साल नजर आएंगे। हाँ वाकई, अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये तो आप बहुत जल्दी आपने एक पेशिंगोई कर दी है। और इस तरह की पेशिंगोई क़यामत के नज़दीक है, ऑलरेडी रिटन है। तो अगर ये सब इतनी जल्दी होने जा रहा है तो सोचें ये वर्ल्ड ऑर्डर जो नया आएगा उसमें क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा, हमारी ही जनरेशन को। बहरहाल जो एयर बेसिस को ना इस्तेमाल करने का कहा है सऊदीया ने, हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा आगे कि ये इक़दाम अमरीकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर रखने और इसे रोकने की कोशिश के तौर पर किया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है, हमले का इम्कान ज़्यादा है। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ईरान की सूरत हाल से निमटने के लिए सदर ट्रंप के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सदर मुख्तलिफ
आरा सुनते हैं, लेकिन आखिरकार वही फैसला करते हैं जो वो बेहतर समझते हैं। जो वो ये बेहतर नहीं है समझते, जो उनका। CIA बताएगा वही होगा। बिल्कुल, वो भी क्या करें। बहरहाल कमिंग बैक टू कराची, और कराची के वही हालात हैं, कुछ नहीं बदलने जा रहा, वही सारे इश्यूज़ हैं पुराने। आवारा कुत्तों के हमलों की बहुतात है, और इत्तेहाद टाउन कायम खानी कॉलोनी में, नवाब कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों पर हमले किए, जिसके नतीजे में 6 बच्चे ज़ख्मी हो गए, और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी बच्चों को फौरी इमदाद के लिए निजी सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मतलब ये कब ख़त्म होगा, इसके बारे में कोई हमारी जो हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट स्पेशली, वो कब कोई ऐसा छोटा सा बच्चा है ये, आप ये देखें कितना छोटा सा, इसकी पिक्चर भी ब्लर की हुई है। थैंक यू सो मच के अखलाकियात हमारे मीडिया हाउसेस में बाकी है, और स्पेशली हमारे। लेकिन आप ये देखिए मतलब इतना छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे का तो पूरा फ्यूचर खराब हो गया ना। मतलब अब ये वैक्सीन लगने के बाद भी क्या उस श्योरिटी है कि वो सही हो जाएगी? इन तमाम सूरत हाल के बाद ये देखना, ये कहना पड़ता है कि 4 टांगों वालों में और 2 टांगों वालों में ना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आवारा वो भी हैं, आवारा यहाँ पे भी हैं, और ये जो 4 टांगों वाले आवारा कुत्ते हैं ना, इनके हवाले से यही कहना है कि जो रेस्क्यू काम वो कह रहे हैं कि सरगजीदगी का एक और वाकया आज 2 गुज़िश्ता रोज़, जबकि 3 वाकयात परसों पेश आए हैं। अब ये वाकयात पेश आ रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? मुर्तज़ा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं, हम अदालत जा रहे हैं, और अब उसके बाद जो अदालत का फैसला होगा वो हम मिनोन तस्लीम करेंगे। मुर्तज़ा साहब, इस फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस इंतजार के तनाजुर में और वाकयात हो जाएंगे। आपसे पहले जो मेयर हुआ करते थे, या उनसे पहले जो मेयर हुआ करते थे, ये अंडर KMC हम देखते आते थे कि नब्सबंदी होती थी, या फिर उनको उठाया जाता था, मारा नहीं जाता था। उनको उठाकर आप एक ऐसे इलाके में छोड़ आते थे जहां पर उनकी नस्ल भी बढ़ती रहती थी, और जहां उस इलाकों से वो बाहर नहीं आते थे। इंसानी आबादी नहीं है, सरजानी से आगे के इलाके हैं, और ये कुछ और इलाके हैं कराची के। गॉड से आपको आपके बच्चों के फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, कुत्तों की परवाह है आपको यार। तो आप उनको अपने पास लेके पाल लें, जितने भी आवारा कुत्ते हैं अपने घर में जमा कर लें, अगर उनसे इतनी मोहब्बत है। आप उन बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, उनके माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है, तो पूरा फ्यूचर खराब हो गया। अफशीन, मुझे एक बात बताएं, आपको ये आवारा कुत्ते डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में क्यों नजर नहीं आते? आपको ये आवारा कुत्ते जो हमारे फौजी भाई हैं मिलिट्री लैंड से, उधर क्यों नजर नहीं आते? आपको ये आवारा कुत्ते कंटोनमेंट, बहुत सारे कंटोनमेंट, अब मैं जौहर के इलाके की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जौहर भी कंटोनमेंट एरिया एक हद तक लगता है। जो प्योरली कंटोनमेंट एरियाज हैं वहां पर क्यों नजर नहीं आते? कोई ना कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी इन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाई हुई तो है ना। यहाँ कुत्ते मरे हुए भी नजर नहीं आते गलियों के मोहल्लों के बाहर, लेकिन नजर ही नहीं आते, इनकी नस्ल ही नहीं बढ़ रही है वहां पर। लेकिन जो दूसरे नॉन कंटोनमेंट इलाके हैं वहां पर ही दंदनाते नजर आते हैं। बल्कि सुबह सवेरे जब मैं निकल रहा होता है, पूरी फौज के साथ 6-6, 7-7 छोटे बड़े नजर आते हैं। और बाइकर्स को कितना तंग करते हैं, बाइक पे जाने वाले लड़कों को तो इतना ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता होगा। अब इस पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बोलेंगे यार ये क्या बात कर दी, जो है वो एनिमल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, एनिमल जो है वो राइट्स भी होने चाहिए। हमने मारने की बात कहीं नहीं की, मैंने कहीं लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कि वो पहले जो गुलाब जामुन में जहर दे के मार दिया जाता था, नहीं मारे आप नहीं मार सकते ना, ठीक है, जायज़ भी नहीं है कि इस तरह उठा के मारे। लेकिन जो ख़तरनाक हैं, जिनसे रेबीज हो सकती है, जिनसे बीमारियां हो सकती हैं, जो नन्हे मुन्ने फूलों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, एटलीस्ट KMC का इदारा है वो उठाएं इसको। DMCs हैं, TMCs हैं, वो इनको उठाएं और एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से एक जगह पर छोड़ कर आ जाए। मतलब नाउ इट्स हाई टाइम कि हम लोग कह के थक चुके हैं, और मतलब आप लोगों को खुद अब शर्म आनी चाहिए। 4 टांगे वालों को पकड़कर ले जाएं यहाँ से बाहर, खुदारा। बहरहाल मौसम के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो मूड अच्छा भी करना होता है। मौसम भाई, आज मैं जब निकला गाड़ी में बैठा, सामने धुंध थी, मुझे ऐसा लगा शायद कराची में नहीं हूँ, इस्लामाबाद पहुंच गया। लेकिन फिर मुझे वो सड़क नजर आई, तो उस सड़क से मुझे लगा ये अल्लाह तेरा शुक्र है मैं कराची में ही हूँ। समझ तो गए होंगे आप लोग। मोइंजो-दड़ो आपने देखा है ना, हमारे हसन स्क्वायर से लेके जेल चौरंगी तक बेहतरीन यहाँ पर जो है वो आसार कदीमा के जजायर निकले। गाड़ी थोड़ी चलाते, मैंने ऊँट खरीदा हुआ, ऊँट पे हम जो है वो आगे पीछे होकर जाते हैं और जो कुछ खाते हैं वो हजम हो जाता है। आसार कदीमा जो है वो नजर आते हैं हमें हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी हाल में गाड़ी चलाना कि जब आपको नजर ही ना आ रहा हो आगे और नीचे सड़क, तो पहले मैं सैल्यूट पेश करता हूँ सिंध हुकूमत के आर्कियोलॉजिस्ट को जो सड़कों पर नजर आते हैं, और वो जिस तरह से मीनार और पुराने इमारतें जो निकल रही हैं ज़मीनों से वो नजर आ रही होती है भाई हमें।
सही बात है, आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है यहाँ पर। तो मुल्क में मौसम जो की बात कर रहे थे, धुंध की। हाँ, सर्द है और कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी भी हो रही है। भाई पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर किया है और शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और जो है आपको बताएं, तर्जुमान सेंट्रल रीजन सईद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन शदीद धुंध के बायस बंद है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर तक दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटियाता मुल्तान ट्रैफिक के लिए मुअत्तल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह मोटरवे जो M5 है रोड़ी था घोट की, और मोटरवे M9 वो भी बंद है। और कुछ वेदर की भी बात कर लेते हैं। कुछ बाईपासेस भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिए। और तर्जुमान ने कहा है कि मोटरवेज़ की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। और कौमी शाहराह पर लाहौर, मांगा मंडी, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, किसवाल और इकबाल नगर में शदीद धुंध छाई हुई है। और इसमें ज़रा कराची भी शामिल कर लें, शदीद तो नहीं लेकिन धुंध छाई हुई है, जहाँ जो निगाह है ना, हद निगाह वो 0 से 100 मीटर तक महदूद हो चुकी है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत जारी की है, ख़ास तौर पर कि धुंध के दौरान लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें, हादसा का सबब बन सकते हैं। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफ़र को महफूज करार दिया गया है। बिल्कुल। और ड्राइवर हजरात को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी से गुरेज और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखने की हिदायत भी की गई है। तो ये तो ऐसा ही मौसम की अपडेट। मौसम बड़ा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और मैंने अभी ये देखा कि ये जो आखिरी ख़ास तौर पे कराची के अंदर तो आखिरी का दिन है ना ये, क्योंकि इसके बाद फिर मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होता है और शदीद गर्मी आ जाती है। तो ये बड़ा जोर पकड़ा हुआ है। और परसों कल जो मैं नहीं था वो भी यही मौसम की वजह से। बल्कि आज मुझे कुछ लग रहा है सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। आज जो सूरज चाचू हैं चंदा मामा के साथ जो है वो सूरज चाचू भी ना, उन्होंने कहा कि अब मैं सुबह निकल आऊंगा, लेकिन वो सुबह थोड़ी देर से निकले, धुंध थी उसके बाद निकले। चलते हैं अपने टूरिज्म पैकेज पर। और आज हमें कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं बिलाल? आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान के शिमाली हिस्से की खूबसूरत वादियों का जो है वो मंजरनामा देखने, और विज़िट करेंगे हम एक खूबसूरत से पहाड़ी सिलसिले के अंदर जो कहलाता है, सिलसिलों में मौजूद है नूरी आबशार। तो बड़ी मेहनत से ये बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के शुमाली हिस्से की खूबसूरत वादियां और पहाड़ी सिलसिले कुदरती हुस्न की अलामत हैं। इन्हीं कुदरती मकामात में नूरी आबशार अपनी मिसाल आप है। ये अपने हसीन मनाजिर और चमकते हुए नीले पानी की वजह से हर सयाह को अपनी जानिब खींचती है। नूरी आबशार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जिले हरीपुर में वाक़े एक कुदरती खूबसूरती से मालामाल आबशार है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 2.5 घंटे की मसाफत पर है। यह आबशार छोटे पहाड़ी सिलसिलों और घने दरख्तों के बीच में वाक़े है और अपने साफ और नीले पानी के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से ये न सिर्फ कुदरती मनाजिर बल्कि फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए भी बेहतरीन मुकाम है। नूरी आबशार तक पहुंचने के लिए सयाहों को पहाड़ों के दरमियान चलना पड़ता है और कभी कभी पानी में से रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जिससे एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए ये मुकाम और भी दिलचस्प हो जाता है। आबशार इलाकाई सयाहत के लिए एक अहम मुकाम है और यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ पानी की ठंडक से लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि कुदरती मनाजिर में गुम होकर आराम और सुकून हासिल करते हैं। नूरी आबशार के आसपास के इलाके में जंगलात, घास के मैदान और छोटे छोटे नदी नाले भी मौजूद हैं, जो पूरे मंजर को दिलकश बनाते हैं। यहाँ के पानी का नीला रंग और धुंधलक रोशनी में पानी की झुरमट की चमक इस मुकाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। नूरी आबशार के नजदीक कोई बड़ी तिजारती सहूलत मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ का माहौल पुरसुकून और फितरती रहता है और ये जगह एडवेंचर, हाइकिंग और कैंपिंग के लिए भी मौजू है। आबशार के करीब छोटे छोटे पिकनिक पॉइंट्स हैं, जहाँ सयाह आराम कर सकते हैं और कुदरती मनाजिर का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। नूरी आबशार मुकामी और गैर मुल्की सयाह के लिए एक पुरकशिश मुकाम है और इसे हरीपुर और इस्लामाबाद के नजदीक कुदरती सयाहत के अहम मराकज में शुमार किया जाता है।